नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजार आज तो बिल्कुल दायरे में है, एक सीमित रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है और सुस्त मार्केट आज अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। सुस्त इसलिए कि आज इंडेक्स में भी कुछ नहीं हो रहा, निफ्टी बैंक में भी कुछ नहीं हो रहा, ब्रॉडर मार्केट में भी कुछ नहीं हो रहा और पूरा का पूरा मार्केट एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, लेट्स सी सेकंड हाफ कैसे कामकाज करता है। अर्निंग्स भी हैं और लास्ट आवर आप अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट शायद रहे, तो ये सब चीज़ों पे सेकंड हाफ पे ज़्यादा नजर रखनी होगी। लेकिन अभी के लिए बाजार बिल्कुल दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दायरा इस तरह का है कि सेंसेक्स में करीब 100 अंकों की बढ़त है, निफ्टी 61 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, 24,800 निफ्टी का हाई है, 24,500 निफ्टी का लो है, तो 300 अंकों के दायरे में ही निफ्टी घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक करीब 35 अंक ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। शुक्र इस बात का है कि इंडेक्स भले ही फ्लैट है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में लगातार चौथा दिन जबकि तेजी देखने को मिल रही है। 1750 शेयर एडवांसेस में और करीब 300 साढ़े 300 शेयर या 750 शेयर बिकवाली में, नहीं हर एक शेयर की गिरावट के सामने ऑलमोस्ट 2-3 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम चलेंगे जयपुर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज रचित सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर भी। रचित सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। रचित सर, इतनी तो बाजार में सत्र भी नहीं बीते जितनी आपकी दाढ़ी सफेद हो गई। ऑल वेल सर नमस्कार। देखिए, दाढ़ी का तो क्या है सर, काली सफेद चलती रहती है। मगर आपने आज दर्शकों को भी वही आश्वासन दे दिया जो हमेशा मुझे देते रहते हैं कि मैं जयपुर आऊंगा। तो आपने चलो जयपुर तो बोल दिया, बट 250 किलोमीटर की दूरी है सर, दुनिया जहान में घूमते रहते हैं इस देखो तरफ रचित सर, जयपुर और माइक्रोवेव में बहुत अंतर रह नहीं गया है, तो थोड़ा ठंडा पड़ने दीजिए। माइक्रोवेव को भी और जयपुर को भी जरूर आऊंगा, लेकिन अभी बहुत गर्मी है, अभी दिल्ली बहुत सर, मार आप रहा है। मानेंगे हाँ आप जी। मानेंगे नहीं। टू योर एंड माय सरप्राइज, जयपुर का वेदर एक्चुअली अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। रीजन भी थोड़ा थोड़ा ना, इतना टेम्परेचर हाई हो गया था कि नहीं 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 रचित सर, आप पेड़ के नीचे बैठे हो इसलिए आपको फील हो रहा है। अभी आप बाहर निकलो, पता चलेगा कितना गर्म है टेम्परेचर। जयपुर एक्चुअल में गर्म है, आप पेड़ के नीचे बैठे हो इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। आपको बाहर कर दिया गया घर से, आप पेड़ के सर बाहर हो। बारिश चल रही है। दो अच्छा। तीन दिन से बारिश चल रही है, इसलिए मौसम सुहाना है। तो आप ओवर द वीकेंड अगर आना चाहें तो सुहाने मौसम में आपको घूमने का मौका मिल सकता है। चलिए ज़रूर, मतलब ये प्लान था इनिशियली कि जयपुर में कुछ कमोडिटीज़ को लेकर या कुछ कॉर्पोरेट्स को लेकर एक मीटिंग थी मेरी, सो उनसे मिलना था इनिशियली। अभी तक वहाँ से कंफर्मेशन नहीं है, वरना आते ही के साथ ही आपको सबसे पहले नोटिफाई करूँगा कि मैं जयपुर में मुलाकात करने वाला हूँ आपसे। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी थार भी वेट कर रही है, वो भी दिल्ली आने के चक्कर मारने के लिए रेडी है, तो कभी भी दिल्ली आइए, उससे आपका स्वागत है। लेकिन रचित सर, पहले मार्केट्स का बताओ क्या किया जाए। आज बिल्कुल रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी ना बहुत ज़्यादा मंदी। एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी तो बेटर है, लेकिन अदरवाइज मार्केट कैसे देख रहे हो आप? देखिए सुमित सर, हम देखें, आप पूरा वीक अगर देखेंगे ना, इतना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में। अब थोड़ा सा आज एक्सपायरी के दिन मार्केट एक पॉजिटिव टू फ्लैट बायस के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखिए, आपने शो जब चालू किया था तब ये बात आई थी कि मार्केट बिल्कुल फ्लैटिश है, और बात करते करते ही एकदम से ट्रेंड चेंज होने लग गया। अब 100 पॉइंट तेज भी हो गया है। एक अभी कुछ 15-20 मिनट पहले एक खबर भी आई है जो कि शायद ये ट्रिगर का कारण बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब हम इंडिया के साथ टैरिफ बिल्कुल ही खत्म करने को तैयार हो रहे हैं। और बस उसमें उन्होंने एक अपना स्टैम्प जरूर छोड़ दिया कि एप्पल को अपना फोन इंडिया में बनाना बंद करना पड़ेगा। अब ये चीजें हैं जो थोड़ा सा एक ट्रिगर फैक्टर बन रही है, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट वही वाइड रेंज जो हम पूरे वीक लॉन्ग डिस्कस करते हुए आए हैं, उसी रेंज में मार्केट रहने वाला है। कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आज के दिन मार्केट में होती हुई दिख नहीं रही है, तो नथिंग टू रीड टू मच इनटू द मार्केट्स। बट हाँ, ओवरऑल आप देखें अक्रॉस द बोर्ड अच्छी बाइंग चल रही है। और जिस तरीके से हम सारी अनसर्टेनिटी से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट भी एक अपना स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहा है। बट बहुत ज्यादा बुलिश ना हो, क्योंकि एक चीज है, अनसर्टेनिटी अभी टली है, खत्म नहीं हुई है। और बार बार मैं सबको यही बात बोल रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग प्रोसेस है।
कब वापस हिट होगा, क्या होगा, कौन सी वो रात होगी जब ये वापस से चालू हो जाएगा, वी डोंट नो। तो उसके लिए अपनी पोजीशंस को हायर लेवल पे हेज करके, और जो आपकी ट्रेडिंग बेट्स हैं उसको जितना आप मिनिमम रखेंगे उतना ही सेफ रहेगा। क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है सर कि अभी होगा, अगले हफ्ते होगा, या 1.5-2 महीने बाद होगा। होगा जरूर, क्योंकि दिख रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को उस तरीके से प्रिपेयर करके चलना सही रहे। तो थोड़ा सा जो सिचुएशंस हैं इनको आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही रखिए, मोटा मोटा ये कहा जा रहा है। निफ्टी बैंक भी सेम देख रहे हो आप रचित सर? निफ्टी बैंक सुमित सर अब ना थोड़ा सा मुझे कम मूव करता हुआ दिख रहा है। मतलब देयर वाज अ टाइम, आपके शो में भी हमने कहा था कि निफ्टी को चलने के लिए बैंक निफ्टी को भी चलना होगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आराम कर सकती है, थोड़ा सा करेक्ट कर सकती है। और इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर आपने भी वो डेटा देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स में भी ना एचडीएफसी बैंक और इन सब में तो बाइंग आ रही है, बट कुछ कुछ बैंक्स में सेलिंग भी आ रही है, एक रीशफलिंग चल रही है। मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी में अभी एग्रेसिव पोजीशन ना रखी जाए, और लिमिटेड पोजीशन, या आप अगर चाहें तो हायर लेवल्स पे एक शॉर्ट साइड की पोजीशन जरूर बना सकते हैं। ओके, तो लिमिटेड पोजीशन या फिर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट साइड की पोजीशन आप बना सकते हैं, ये आपको राय रचित सर दे रहे हैं। अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स लेकर आइए जहां पर आज खरीदारी या बिकवाली है। निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कहीं से भी अगर आ रहा है तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प आज रफ्तार में आया, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी है, टाटा मोटर में खरीदारी है, श्रीराम फाइनेंस थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए जहां पर आज थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसमें पावर ग्रिड है, इंडसइंड बैंक है, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट। इसके अलावा सिप्ला में बिकवाली है, एनटीपीसी एक और ऐसा नाम जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर आज खरीदारी थोड़ी बहुत आपको दिखाई पड़ी, कोचिन शिपयार्ड में फॉलो अप बाइंग है, आईआरबी इंफ्रा, माझगांव डॉक, नाल्को जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में मुथूट फाइनेंस, परसिस्टेंट एक क्लाइंट के जाने का इम्पैक्ट है, मुथूट में नंबर्स का इम्पैक्ट, बीएससी कई दिनों बाद आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में, और टोरेंट पावर जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी है उसमें इनफैक्ट ये मिड कैप ही गेनर है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पर बिकवाली है वो आप स्क्रीन पर लेकर आइए, कहाँ कहाँ पर बिकवाली है। तो स्मॉल कैप साइड पर थोड़ा बहुत दबाव है न्यूलैंड लैब में, पिरामल फार्मा में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में और सीईएससी में, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा सर, हीरो मोटोकॉर्प बड़े समय बाद वापस आज ये रफ्तार के अंदर आया है, मतलब सबने गिव अप कर दिया था शायद इसलिए चल पड़ा है, क्या किया जाए? सर देखिए, इसके लिए ना कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि टू व्हीलर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी। और जो कि हम देखें सुमन सर, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड और मार्च में भी हमने इसकी बात भी करी थी। एक डेटा भी शेयर किया था जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ही था, सीआईएम का ही था, जिन्होंने ये बोला था कि जो आपकी टू व्हीलर की ग्रोथ है वो 7 to 8% रहेगी, और उसमें ये बेनिफिशियरी स्टॉक्स थे। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प में भी चाल है, सुबह टीवीएस मोटर में भी चाल थी, आयशर अपने नंबर्स के बाद थोड़ा सा टेपेट मूव कर रहा है। अब अगर आप हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो हीरो मोटोकॉर्प का भी अपसाइड आपको और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कैंडिडेट बन रहा है। और अगर आपने इसको ले रखा है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर अप्रोच लेके चल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी इसमें 4960 से 5000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4960 5000 तक के जोन शायद खुलते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आप एक अच्छे रिवर्सल यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप 9311121874 इस व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप money9inquiry@tv9.com पर हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी कमेंट करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं रचित सर से। रचित सर, सबसे पहला सवाल ये आया है एमआरएफ के बारे में। इन्होंने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन इनके पास से सवाल आया है। सो करना क्या चाहिए एमआरएफ को लेकर? मैं समझता हूँ शायद पहली बार ही आपके शो में आपके शो में क्या, मेजोरिटी शोज में इसके यूजुअली सवाल नहीं आते हैं। अब सवाल अगर बता पाते कि इन्होंने ले कहाँ पे रखा है, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू ऐसा है। बट एनी हम, अगर आपके पास है तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, चाहे तो करंट लेवल्स पे, क्योंकि ये एक ट्रिपल टॉप बनाने वाला लेवल बन रहा है, हो सकता है यहां से एक बार रिवर्सल दे और डाउनसाइड आपको बनाता हुआ दिखे।
तो चाहे तो जितनी आपकी पोजीशन है उसका करीबन 20 to 25% आप यहाँ पे ऑफलोड कर सकते हैं। बाकी पोजीशन अपनी मेंटेन करें। ये मोमेंटम जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, ये आपको 1,56,000 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट ऑन अ कॉशियस साइड यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चले। तो ऑन अ कॉशियस साइड थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलें, ये भी आपको एक राय दी गई है। एज यूजुअल रेनू सिंघल जी का एक सवाल आया है टाटा मोटर्स के ऊपर। 688 रुपये के दाम पे खरीदारी, और ऐसा कोई दिन नहीं, आपने कहा ना एमआरएफ में ऐसा दिन नहीं कि सवाल आता हो, और ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें टाटा मोटर्स पे सवाल आता हो। सो क्या किया जाए टाटा मोटर्स में? सर आराम से होल्ड करें। अब आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और लोअर लेवल्स पे भी हम बाइंग के लिए ही बोल रहे थे। इन्होंने ठीक प्राइस पे ले रखा है, बहुत अच्छा तो नहीं, लोअर लेवल पे लेते तो प्राइसिंग और अच्छी लगती, बट अब जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, आपको बहुत जल्दी 780 तक का लेवल दिखा सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आराम से होल्ड करें। आपको इन टाइम टू कम ये 900 रुपए तक की चाल अब दिखाने का दमखम रखता है। पोजीशन मेंटेन करें, कोई भी परेशानी नहीं। तो पोजीशन मेंटेन करें, कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है, आप बनी रहिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा शेखौन साहब का एक सवाल आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर। करीब करीब 121 रुपये के दाम पर उनके पास शेयर हैं, 200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए सेल में? सर सेल में अभी आप देखिए जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चल रही है, करंट प्राइस 221 रुपए के लिए में इन्होंने 121 रुपये पे लिया हुआ है। 121 रुपए पे लिए हुए। देखिए कोई बहुत ज्यादा मैजिक होता हुआ सर अभी इसमें नहीं दिख रहा है। मैं कोई भी गलत आश्वासन आपको नहीं देना चाहूंगा। इनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रखा है तो जैसे ही आपको 128-129 रुपए का भाव मिलता है वहां पे आप एग्जिट करें। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस इसके अंदर है तो आपको 142 तक का भी भाव देखने को मिल सकता है, बट नॉट अ वेरी एक्साइटिंग मूवमेंट इन टाइम टू कम। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन मैनेज करें। तो आपको जो है लेवल बताया गया है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को आप देख सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब पीयूष मिश्रा जी मौजूद हैं लखनऊ से। मिश्रा साहब नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आप बताइए क्या हालचाल है आपके, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बताइए मिश्रा जी, सर आज का मेरा सवाल है सवाल आपका। था सर एक्मे सोलर पे सर। मिश्रा जी आपसे पहले मेरी बात हुई है ना एक बारी? बिल्कुल सर, 2 बार बात हो चुकी है हमारी हाँ, और आपसे। मैंने दोनों बार आपसे यही पूछा था कि आपका बॉलीवुड से तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर। बहुत सर, फेमस आपका सिंगर शो बहुत ही अच्छा और है बहुत अच्छी फेमस जानकारी कंपोजर दी है। पीयूष मिश्रा जी हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि आपका कोई लेना देना तो नहीं है। खैर, तो क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे पास एक्मे सोलर है सर, 197 शेयर है और ओके। 229 रुपए की जो है सर उसकी मेरी परचेजिंग प्राइस है। ठीक है। और अभी का सर जो उसका रेट चल रहा है 234 रुपए सर, मामूली 2% के मुनाफे पे हूँ मैं। और सर यहाँ से मैं 6 महीने और साल भर तक सर इसे और होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे ओके। होल्ड करना चाहिए या सर इस यहीं से निकल जाना चाहिए मुझे? ये हाल की ही लिस्टिंग है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ सर, हाल की लिस्टिंग है। 2024 नवंबर की लिस्टिंग है ये। ओके, तो क्या करना चाहिए रचित सर? इसमें चार्ट तो बहुत अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इनकी खरीदारी जो है वो 229 रुपये के दाम पर है। अभी ये प्रॉफिट में है, बने रहे निकल जाएं? सर पहली बात, ये आपके और मेरे साथ ही दूसरी बार आ रहे हैं, तो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर पहले भी ये एक बार हमारे शो में आ चुके हैं, मतलब ऑफ कोर्स आपके शो में और भी आए होंगे, बट व्हेन वी वर टुगेदर। अब आ जाते हैं सर एक्मे सोलर की अगर बात करें तो इफ आई एम करेक्ट, इसमें एक और पॉजिटिव न्यूज है सर कि अभी आप देखें ये आने वाला है एक इंडेक्स रीबैलेंसिंग जो सेमी एनुअली होती है एमएससीआई की, उसमें एक्मे सोलर को इंड्यूस करने की न्यूज इफ आई एम करेक्ट मैंने ये रीड करी थी। और उसके चलते अभी मैं समझता हूं कि इसमें और अपसाइड पेंडिंग है, क्योंकि आप देखते हैं जैसे ही रीबैलेंसिंग में कोई स्टॉक ऐड होता है तो जो जो इंडाइसिस या जो जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं उनकी बाइंग भी आती है। अभी बहुत जल्दी आपको ये 280 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, तो अपनी पोजीशन मेंटेन करें। इन टाइम टू कम इनका प्रॉफिट और बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। तो आप फिलहाल तो बने रहिए मिश्रा जी, और समय दीजिए थोड़ा सा और। अभी आप बने रहिए, जैसे जैसे रीबैलेंसिंग होती है या बाकी मूवमेंट आता है उससे फर्दर शायद आपका गेन आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन स्टॉप लॉसेस को साथ में ज़रूर रखिएगा। एक मुकेश जी सवाल आया है हमारे पास नागालैंड से। ये पहले भी कई बार पूछ चुके हैं कि ज्योति स्ट्रक्चर इनके पास है 27 रुपये के दाम पे, 4000 शेयर हैं, क्या बने रहें या निकल जाएं?
सर ज्योति स्ट्रक्चर है 4,000 शेयर शेयर है क्या? 27 रुपए के दाम पे। 27 रुपए के दाम पे है, 20 रुपए अभी ये चल रहा है। और अभी आप देखिए कोई इनको इमिडिएटली तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। एक इसमें ना सर करीबन 24.5 से 26 रुपए की रेंज में एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और अभी उसको ब्रीच करने में टाइम लगेगा। तो इनको मैं दो सजेशन दे सकता हूं। या तो अगर इनको क्विक एग्जिट चाहिए तो 26.5 रुपए या 25.5 रुपए के आसपास ये मिले, वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट स्विच कर ले। अगर ये इसमें टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं तो उस लेवल को ब्रीच करेगा तो इनको 36 रुपए तक का दाम देखने को मिल सकता है। तो अपना टाइम होराइजन देख के और अपने इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। तो टाइम होराइजन देख के आप यहाँ पे मैनेज करें इन्वेस्टमेंट को। एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि ज्योति स्ट्रक्चर के केस में मल्टीपल राइट्स आए थे। सो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास 4,000 शेयर हैं और अगर मान लीजिए हर 4 शेयर पर 1 शेयर की एलिजिबिलिटी बनती है राइट्स की, तो राइट्स नीचे के दाम पे आते हैं। आप राइट्स में पार्टिसिपेट करके अपनी क्वांटिटी मतलब एवरी एवरेज को नीचे ले आइए और वहाँ से, क्योंकि राइट्स को बेचने के लिए लॉक इन नहीं होता, जैसे आपको अलॉट होगा वैसे आप बेच सकते हैं। सो आपकी कॉस्ट नीचे ले आएगा और वो बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेगा एटलीस्ट ईजिली एग्जिट करने में। तो वो एक तरीके से भी आप काम कर सकते हैं इन केस अगर आप इसके राइट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अब कुछ और सवालों में एक सवाल आया है टाटा पावर के ऊपर, परमार प्रिंस साहब का। इसके नंबर्स भी आ गए हैं। नंबर्स वाई तो सही थे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मार्जिन में इशू था। सो अब क्या करना चाहिए कि ये भी दूसरा टाटा मोटर का भाई है जिसपे सवाल ना ऐसा हो नहीं सकता। टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, ये 3 तो हिस्सा हैं ही शो का, अनभिज्ञ हिस्सा है। सो करना क्या चाहिए इसमें? सर टाटा पावर के लिए तो मैं इसलिए भी मान सकता हूं क्योंकि टाटा पावर में ना लोअर लेवल्स पे हम बहुत बुलिश थे। और वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, ये एक मेरे भी केस में मिस है, क्योंकि अराउंड 360 365 आपके शो में भी और शोज में भी मैंने बहुत बढ़ चढ़ के बोला था कि आपको इस 450 रुपए आता हुआ दिख सकता है बहुत जल्दी, जो कि नहीं आया है और इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया है। अब मैं इनको यही सी चीज सजेस्ट करूंगा कि नंबर्स इसके आ गए हैं। नंबर्स एट द वेरी फेस ऑफ इट जो आप ईयर ऑन ईयर बोल रहे हैं ठीक लग रहे हैं। थोड़ा सा टेपेड परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में रहा है, मगर हाँ अब ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन गया है। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, जितना पेशेंस आपने टाटा मोटर्स में रखा उससे थोड़ा सा कम रखना होगा। अब ये 446 448 रुपए के लेवल के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। थोड़ा सा वेट करिए, अपसाइड इसमें अच्छा आएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहे। लॉन्ग टर्म में आपको ये 650 रुपए के ऊपर का भी भाव दिखाने का दमखम रखता है। आपने टाटा मोटर, टाटा पावर की बात की। जयदास साहब का सवाल है टाटा स्टील पर, 143 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? क्योंकि ये 3 कंपनियां टाटा ग्रुप की ऐसी हैं जिनमें रिटेल सबसे ज़्यादा लोडेड है। इनफैक्ट टाटा मोटर तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोडेड है। अगर कोई भी कंपनी जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल है वो टाटा मोटर है। सो और बाकी बचे हुए टाटा ग्रुप में टाटा पावर और टाटा स्टील का नाम आता है, तो इनके सवाल आना लाजमी भी है। सो टाटा स्टील क्या किया जाए? देखिए टाटा स्टील भी अगर आप देखेंगे इसमें सर लोअर लेवल से एक अच्छी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो ये मोमेंटम है, अब मैं समझ रहा हूं ये भी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। हो सकता है अभी नहीं, बट ये फोर्थ नाइट में जैसे ही आपको 162 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ये अच्छे मोमेंटम के लिए तैयार हो जाएगा और 176 तक का, 178 तक का लेवल आपको नियर फ्यूचर में दिखा सकता है। पोजीशन मेंटेन करें, जल्दी ब्रेकआउट देता हुआ ये दिख रहा है। राजेश शर्मा साहब का सवाल आया है जम्मू से। दीपक नाइट्राइट के 5 साल पहले इन्होंने शेयर लिए थे 2150 रुपए के दाम पे। इनका ये कहना है चल ही नहीं रहा है शेयर, एग्जिट करें या स्विच करें? और अब फाइनली दीपक नाइट्राइट F&O से भी बाहर जा ही रहा है, अगले महीने से शायद कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होगा। क्या राय रखते हो आप इसमें? तो देखिए दीपक नाइट्राइट के ना फंडामेंटल्स में कुछ कुछ इश्यूज रहे हैं। आपने भी देखा होगा, इसकी ईपीएस भी गिर गई थी, प्रॉफिट्स ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नीचे जा रहे थे और उसके चलते ये स्टॉक नहीं चला है। अब जब इन्होंने 5 साल वेट किया है, मैं इनको इतना छोटा सा सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा और वेट कर लें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं उनको, उसके पीछे का कारण बता देता हूं। अभी आपने एंड ऑफ मार्च में
एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा होगा दीपक नाइट्राइट पे, वो ब्रेकआउट के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, बट ये वापस एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा सा टाइम और दें, 2100 रुपए के ऊपर अगर ये मेंटेन कर लेता है कमिंग फोर्थ नाइट, तो आप ये मान के चलिए आपको 2340 रुपए तक का मूवमेंट दे सकता है। आप निकलना ही चाहें तो वहां पे करें। मैं समझ सकता हूँ टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट थोड़ा सा और देंगे तो शायद बेटर प्राइसिंग पे एग्जिट आपको मिल सकता है। तो आपको बेटर प्राइसिंग मिल सकती है, लेकिन आप अभी के लिए थोड़ा और समय यहाँ पर दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक हैं, इनका एक सवाल आया है आरके फोर्जिंग पर। 252 क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है 573 रुपये के दाम पर। रचित सर, आरके फोर्जिंग शायद आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं आसपास से निकला भी हो शेयर, क्या करना चाहिए? अच्छा करेक्शन भी आया, क्वालिटी वाइज तो कंपनी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छी खासी करेक्शन के बाद ये अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, आज कम बैक है, क्या किया जाए? सर ये ना आप देखिएगा, मतलब साई प्रवीण जी यूजुअली ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करते हैं, बहुत टाइमली पिक करते हैं। और टाइमली मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि अभी जिस तरीके का मूवमेंट दे रहा है 622 रुपए पे चल रहा है, आप देखेंगे इसको हल्का सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 640 रुपए पे, क्योंकि इसके ईयर लॉन्ग चार्ट पे ना वो एक सपोर्ट था, जो मल्टीपल सपोर्ट बनते हैं वही मल्टीपल रेजिस्टेंस बनते हैं, उस लेवल पे थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ सकता है। बट ये एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कैंडिडेट बन चुका है। फंडामेंटली द कंपनी इज गुड और चार्टिकल पैटर्न्स पे भी बाइंग दिख रही है। 640 के ऊपर जैसे ही जाता है, एक स्मूथ क्रूज करता हुआ ये 760 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, और जो कि बहुत आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 640 का वेट करिए, बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा, 760 तक ये मूवमेंट करता हुआ आपको दिख सकता है। सुयश गुप्ता साहब आपके प्रशंसक हैं, आपके फ़ैन हैं, और वो लंदन से हैं। सो थैंकफुली रचित सर लंदन से हैं, कोई थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया से अगर मैसेज करता तो और घर में जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो जाता आपके लिए। खैर, लेकिन लंदन से हैं और इनका सवाल है पारादीप फॉस्फेट को लेकर। क्या दाम आपके हिसाब से सही है पारादीप फॉस्फेट में अगर एंटर करना हो तो? सर पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जस्टिफिकेशन देना मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मेरे को इस चीज के बारे में बोला जा रहा था और आपने शो के शुरुआत में ही बोल दिया है। नहीं तो एक बात आप बताओ, नहीं एक बात बताओ, आप मतलब शेव वेव बनाकर 19-20 साल से ज़्यादा लगते नहीं हो, पता नहीं दाढ़ी बढ़ा के क्यों 40-45 में जाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा खासा 19-20 में हो, वहीं रहो कहाँ अपनी उम्र बढ़ाने में लगे हो। तो चलिए सर, अब पारादीप फॉस्फेट पे हम आ जाते हैं। पारादीप फॉस्फेट पे आप देखिए कि रीसेंट टाइम्स में इसने बहुत अच्छा रनअप कर लिया है, और अगर आप बाकी सारी चीजें भी देखेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और थोड़ा सा डीग्रोथ आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में देखने को मिला है, बट देन इन टाइम टू कम वो भी आपका निगेट हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम बस एक ही कि इस लेवल पे ना थोड़ा सा एंट्री आफ्टर द रनअप दैट इट हैज शोन, क्योंकि ये सर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। अभी भी अगर आप सेक्टर के पीई से देखेंगे तो थोड़ा सा अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। तो अब इनको सजेशन क्या दे सकते हैं कि अगर इन्होंने ये स्टॉक पिक किया है, जरूर इसमें पोजीशन बनाए, बट और 20 to 25% ही अभी यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट इसने दिया है बहुत इजीली आपको 184 से 86 की रेंज पे ही आता हुआ दिख सकता है। बट पोजीशन कम क्यों बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहां पे बनाए 20-25%, फिर एक सपोर्ट आएगा एट अराउंड 140-45 के लेवल, वहां पे और अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं, और फाइनल लेवल होगा 120 रुपए का, वहां पे आप कंप्लीट अपनी पोजीशन इंड्यूस करके बैठ जाइएगा। बट ये ट्रेडिंग पैटर्न आप सिर्फ तब फॉलो करिएगा जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का कोई इसमें बेट देख रहे हो। ट्रेडिंग बेट के लिए इतने रनअप के बाद मैं बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कंफर्ट नहीं दूंगा। ओके, शंकर सिंह साहब आपके प्रशंसक हैं और वेल्सपन लिविंग के शेयर हैं इनके पास, 135 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 350 शेयर हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या 160 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? सर देखिए, रिसेंटली जो यूके ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था उसके बाद ये स्टॉक अच्छी तरीके से पिक किया है, और इसमें मैं इनको एक चीज कहूंगा कि आप सिर्फ 160 के लिए ही नहीं, आप उससे ऊपर लेवल के लिए भी वेट कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इसने 150 के ऊपर भी ट्रेडिंग करी थी, और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली इन टाइम टू कम 176 से 180 की भी रेंज दिखा सकता है।
पोजीशन मेंटेन करें। और एक और चीज सर, जब ये आपका मूवमेंट चालू होगा ना और रेवेन्यू बुक में इसके सारे ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशंस दिखेंगे, तब ये और ऊपर जाएगा। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एट अ वेरी गुड प्राइस दैट यू हैव बॉट इट टू, तो आप पोजीशन मेंटेन। तो पोजीशन को फिलहाल मेंटेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप सरोहा साहब पिरामल फार्मा के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें ऐड किया जाए और डाउनसाइड कितना है, और दूसरा एक आपसे टिप भी जानना चाह रहे हैं कि किसी भी अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या टिप लेकर चलते हो, मतलब कैसे अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई करते हो? ठीक है, चलिए सुमित सर, उस सवाल के लिए आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे। बहुत जी बेसिक तरीके से मैं बता दूंगा। पिरामल फार्मा को अगर आप देखें तो पिरामल फार्मा में बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट तो अभी नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको इन नियर फ्यूचर ये 198 से 200 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। अब आपने अगर अपनी बाइंग प्राइस दी होती तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर देता। बाइंग प्राइस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 198 लेवल्स पे एवरेज करेंगे, और एवरेज करने के बाद अराउंड 224 226 लेवल्स पे जो एवरेज किया है ना, उसको डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइएगा। और जो आप एवरेज करने के लिए 198 लेवल्स पे जो पोजीशन लेंगे, उसमें आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस लेना होगा क्लोजिंग बेसिस पे 182 का। 182 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो ये और डाउन साइड दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिए। अब सर उस सवाल पे आ जाते हैं, आप अनुमति दें तो मैं उसका जवाब दे दूं। जी 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 रचित सर। देखिए, किसी भी स्टॉक पिकिंग से पहले ना आपको ये चीज समझनी होगी कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है। और इकोनॉमी में चल क्या रहा है का मतलब आप क्लियरली देखिए, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किस पर्टिकुलर जगह आपको आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा हो, करंट गवर्नमेंट जब आई थी उसने डिफेंस में जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखाया था, तो डिफेंस में आपने रन अप देखा था। बीच में एक वैल्यूएशन फ्रॉथ आ गया था और बीच में आपने देखा होगा कि करेक्शन भी आ रहा था, और हम लोग सब बोल रहे थे कि इन लेवल्स पे नहीं, लोअर लेवल्स पे आप एंट्री करिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में एक डबल बेनिफिट आपको मिल गया। एक तो आपका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया, जो कि ऑर्डर बुक में आपका एडिशन होने जाएगा। दूसरा, रियल टाइम बेसिस पे आपने सारा डिफेंस इक्विपमेंट अपना टेस्ट भी कर लिया, जिससे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ गए। सिमिलरली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेलवे में है, तो ऐसे पहले आप पैटर्न्स देखिए कि गवर्नमेंट का किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। जैसे ही आपने वो पर्टिकुलर सेक्टर को पिन पॉइंट कर लिया, फिर आप और नीचे आइए और देखिए कि उनमें कौन कौन सी कंपनियां क्या क्या काम कर रही हैं, उनके नंबर्स कैसे हैं। बहुत इजीली डेटा आपको इंटरनेट में मिल जाता है, कोई साइंस नहीं लगाना है इसमें डीप। आप उसको फेच करिए और उसके बाद थोड़ा सा उसका पास्ट हिस्ट्री और मैनेजमेंट के बारे में पता कर लीजिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप मैनेजमेंट की हिस्ट्री अगर देखेंगे और प्रॉब्लम की हिस्ट्री अगर देखेंगे, और रीसेंट टाइम्स में एक हमने इंडसइंड बैंक देखा था, ये बहुत बार प्रॉब्लम में आया है, कभी मैनेजमेंट को लेके, कभी किसी और चीज को लेके। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक आपको पिक करना है, कौन सा नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट बहुत मजेदार होता है। अगर आप उसको रिलीजियसली स्टडी करेंगे ना, तो आपको खुद को मजा आएगा स्टॉक पिकिंग करने में। और वैसे अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, किसी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो, तो सर के शो में आइएगा और हम उस पर जवाब देंगे। तो एक टॉप डाउन अप्रोच आपके सामने रचित सर ने रखी है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब होता है कि पहले इकोनॉमी, फिर सेक्टर, फिर कंपनी, फिर माइक्रो साइड पर बिल्कुल ही उसकी डिटेल्स। तो ऐसे करके आप अगर चलेंगे तो इधर यू विल अर्न और यू विल लर्न, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। तो आप लोगों का तो पैसा बन जाएगा या सीखने को मिल जाएगा। सो ये काम करिए, अच्छा है, धीरे धीरे सीखते रहेंगे और अपने आप हमेशा आपका जो 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इस अप्रोच के साथ चलिए, आप हमेशा ये अच्छा ही रहेगा उसके बाद। सर ये अच्छी नई कोट मिली है, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ, और सर मैं ये नहीं अच्छा सर, ये मेरे टीचर ने समझाया था। जब मुझे 0 आता था तो एक दिन इंप्रूवमेंट होके 1 आ गया, तो उन्होंने कहा कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तब समझ में आया। और सर इसके पीछे का कारण ये भी है ना कि आप एटलीस्ट एक एफर्ट डाल रहे हैं, और वो एफर्ट अगर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन दे रहा है, इट इज ऑलवेज गुड। और ये जो आपने बात कही ना सर, टॉप टू बॉटम, इसका बॉटम टू टॉप जो है अप्रोच, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने इनको टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच दी, थोड़ा सा एक इजी हो जाए चीजें थोड़ी सी इनिशियली समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक
पुष्पेंद्र जी का सवाल आया है, एक जनरल व्यू चाहिए उन्हें। हाउ टू अवॉइड वॉचिंग पोर्टफोलियो डेली? आई फील कि डेली देखने से माल जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो रचित सर, ये समस्या तो मतलब हम आपको शायद ना हो, क्योंकि वो होता है ना कि इतनी ज़्यादा मार खा चुके हैं कि अब असर होना बंद हो गया है, तो हमें रोज़ ही देखना है, हर मिनट ही देखना है भाव, तो हमें तो शायद इतना इम्पैक्ट ना हो। लेकिन आम आदमी के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसी पोर्टफोलियो देखता है उसकी वोलेटिलिटी को देखकर उसको डर लगता है कि आज बेच दो, आज रोक लो, आज और ले लो। सो इस प्रॉब्लम को कैसे आप एड्रेस करोगे? सर आप मानेंगे नहीं, ये कोइंसिडेंस मान लीजिए आप, या ये पता नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ कुछ चीजें एक ही टाइम पे हो जाती है। येस्टरडे इवनिंग आई हैड अ सिमिलर कॉन्वर्सेशन विद माय फादर। एक मेरी मदर का अकाउंट है, और मेरी मदर का वो अकाउंट डोरमेंट हो गया है। हमने ही उसकी केवाईसी अभी तक पूरी करी नहीं थी, तो मुझे डांट पड़ रही थी उसको लेके कि तुम ही नहीं देख रहे हो, तुम्हारी कंपनी में अकाउंट है। मैंने कहा मैं वो करवा दूंगा। उनके कोई 2-3 स्टॉक्स पड़े थे उसमें। ही आस्क्ड कि उसमें और भी कुछ है? मैंने कहा है, मेरा है, बट क्या है मुझे नहीं पता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मतलब आज अगर आप मेरे से मेरी पोर्टफोलियो पूछ लेंगे तो जो पिछले 6-8 महीने का एडिशन है वो तो मुझे याद है। बट अगर उससे ज्यादा पुराने पूछेंगे ना, तो स्टॉक की हम बात करेंगे तो हम जरूर बोल सकते हैं। मतलब आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू शेयर इट और नॉट। मार्क्सन फार्मासन ₹2.25 का पड़ा हुआ है मेरे पास, एंड आई हैव नॉट टच्ड इवन अ सिंगल शेयर। आप समझ रहे हैं किस किस्म का एक साइकी काम करता है कि मैंने एक टाइम होराइजन के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यूजुअली हम बोलते हैं यहाँ पे आके कि ठीक है, यू शुड रिविजिट एंड रीशफल। बट इफ यू आस्क मी वेरी पर्सनली, एक बार डिसीजन ले लिया है, आई ट्राई टू स्टिक अराउंड। जब तक कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं हो जाती है उस कंपनी को लेके या उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, तब तक मैं बिल्कुल नहीं देखता कि मेरी पर्सनल पोजीशन क्या है। और इनफैक्ट विवेक सर के शो में मैंने ये बात भी बताई थी, आई डोंट ट्रेड ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब फॉर मी कमिंग टू योर शो एंड सिटिंग एंड टॉकिंग, व्हाई इज इट सो कंफर्टेबल? आई डोंट ट्रेड एट ऑल। मैं देखता ही नहीं हूं सर, ना अपनी पोर्टफोलियो देखता हूं, ना मैं ट्रेडिंग करता हूं, ना मैं क्लाइंट एंड की ट्रेड्स करता हूं। मैं सिर्फ उनको एडवाइस कर देता हूं, वो अकॉर्डिंगली अपना सारा सारा काम करते रहते हैं। मैं दिन भर बस बैठ के बातें करता हूं, एंड दिस इज व्हाट आई लव। तो आप कुछ अच्छा दिख गया, उसको पिन पॉइंट कर लिया, आप एक भाव लगा दीजिए, उस भाव पे आता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट जब इक्विटी मार्केट में करिए ना, तो ये सोच के करिए कि आप वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि इससे आप कोई पैसा कमा के और कोई खर्चा चलाने की सोचे, वो हमेशा पिटाई वाला काम हो जाता है। आप वेल्थ अगर क्रिएशन करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लायर चाह रहे हैं अपनी वेल्थ में, तो इक्विटी मार्केट है। और उस अप्रोच से अगर चलेंगे ना, तो आप पोर्टफोलियो भी अपना आराम से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स। तो पुष्पेंद्र जी, इसको एक ही लाइन में मैं समराइज करूंगा कि रोज रोज भाव देखने से भाव नहीं बढ़ता है, भावना बदल जाती है। सो कोशिश ये करिए कि रोज रोज भाव ना देखें, क्योंकि जो शेयर को चलना है वो अपने हिसाब से चलेगा, आपकी भावना बदलती चली जाएगी उसको देख के। सो आपके देखने से कुछ बदलने वाला नहीं है, सो अवॉइड इट। हाँ रशीद सर बोलिए। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आप अगर कोई जमीन खरीदते हैं ना, तो उसका भाव डेली चेंज होता है, आपको दिखता नहीं। वो तो जब उस एरिया में कोई नया सौदा होता है तो आपको पता लगता है कि इतना भाव बढ़ गया या इतने भाव का डिफरेंस चल रहा है। वैसे ही अगर आप इसको करेंगे ना, तो सबसे इजी रहेगा। और आप भाव देखना छोड़ दीजिए, बस कुछ कुछ न्यूज और कुछ कुछ कमेंट्रीज आप फॉलो करते रहिए, ताकि मार्केट को आपका मार्केट का आइडिया रहे। ज्यादा स्क्रिप्ट का भाव देखेंगे दिमाग खराब ही हो। चलिए अनीता गर्ग जी का सवाल आया है, स्पेशली आपके टाइम पे, पता नहीं क्यों आता है। सोम डिस्टिलरीज ₹135 के दाम पे है, क्या किया जाए रशीद सर इसमें? सर एक्चुअली अनीता जी भी ये कहना चाह रही है कि मौसम ऐसा हो गया है कि आपको जयपुर आ जाना चाहिए, बट आप नहीं आ रहे हैं, इसलिए सवाल ऐसे आ रहे हैं। अब देखिए ₹135 में इन्होंने सोम डिस्टिलरी ले रखी है। और सर आप ही ने एक शो में बताया था अबाउट द गुड फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, और इनकी ब्रांड्स के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने सारे बताए थे। मैं थोड़ा सा वीक हूँ सोम डिस्टिलरी में, बट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर दैट यू हैड कवर्ड इट, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने बताया था। तो और आप देखिए स्टॉक भी अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल पैटर्न्स पे एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है। यहाँ पे आप सॉरी अपनी पोजीशन मेंटेन करें, और अभी अगर आप टारगेट्स लेके चलें, 156 से 160 तक के टारगेट्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट इस रनअप के बाद अगर आप कहीं स्टॉप लॉस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नीचे के लेवल पे आता है। 130 129 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये मूवमेंट करता है,
तो आप अपना स्टॉप लॉस फिगर कराइएगा, अदरवाइज 156 से 160 का टारगेट आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एक और वरुण जैन साहब का सवाल है, ये भी इंटरेस्टिंग है। आज बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, पता नहीं क्यों रचित सर। एक पेनी स्टॉक बताइए जिसको लेकर भूल जाएं। आपको लगता है पेनी स्टॉक लेकर भूलने लायक सिचुएशन में होती है, या लेकर सच में भूलना ही पड़ता है उसको? सर आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो कैटेगरिकली बहुत क्लियर है कि पेनी स्टॉक लेके भूलना पड़ता है। कोई भी पेनी स्टॉक, मतलब इतना मैं एक्सपर्ट हूं नहीं वेरी फ्रैंक कि सर कल ऐसे ही ना मैं एक पढ़ रहा था और बातें चल रही थी कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जब टाइटन लिया था तो टाइटन का क्या था, ये था वो था, और ऐसे स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए आपको। अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाना है तो स्मॉल कैप में ही आपको ढूंढना। सर ये तो क्या है, मैं इतना ज्ञानी हूं नहीं और मेरे अंदर कंफर्ट भी नहीं बनता है, तो पेनी स्टॉक वाला एरिया, पेनी स्टॉक छोड़िए, मैं स्मॉल कैप में ही कुछ नहीं कर पाता हूँ ज्यादा। कितनी बार शो में दर्शकों ने भी देखा होगा, मैं स्मॉल कैप में थोड़ा घबरा जाता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है सर, वो ज्ञान अभी अर्जित नहीं कर पाया हूँ, तो उसके बारे में कुछ भी कहना गलत हो जाएगा। तो रचित सर, एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ आपको। अगर पेनी स्टॉक में वो काबिलियत होती तो सिर्फ हमें ही क्यों दिखता, पूरे बाजार को दिख रहा होता? पहली चीज़, वो पेनी क्यों होता फिर? दूसरी चीज़, रही बात टाइटन की, तो एक इंटरेस्टिंग वाकया और आपके सामने रख देता हूँ। जब झुनझुनवाला साहब ने इस कंपनी को ख़रीदा था, इससे स्टॉक को लिया था, उसके बाद जो साड़ी बिजनेस है टाइटन, ज्वेलरी बिजनेस है टाइटन का, तनिष्क, वो लॉन्च हुआ था। और इनिशियली पहले 4 साल तनिष्क का बिजनेस लॉस मेकिंग था, और बहुत सीवियर लॉस मेकिंग था। इस हद तक का लॉस मेकिंग था कि उस बिजनेस को बंद करने की बातचीत हो रही थी, और आज तनिष्क उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सो वो विज़न झुनझुनवाला साहब के पास तब भी था जब वो लॉस मेकिंग था, और आज भी था, आज भी है जब वो उसमें इन्वेस्टेड है। सो इट इज़ टाइम जो आपको पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर बना के देता है, इट इज़ नॉट द स्टॉक। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, मतलब इन्फोसिस 93 का जब से आईपीओ आया तब से लेके अब तक एक मल्टी बैगर बना, वो लार्ज कैप है फिर भी मल्टी बैगर बना। सो ऐसे बहुत मल्टी बैगर हैं, लेकिन वो आपको मार्केट कैप से मैटर नहीं रखता है, वो आपको टाइम और पेशेंस रखने से मैटर रखता है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से मैटर रखता है, जो लोगों को समझने में 10 साल लग जाते हैं। और अगर जल्दी होती है तो बसंत महेश्वरी साहब कहते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आपको 20 साल लगेंगे। सो ये तो मतलब मार्केट है, सीखना ही पड़ता है इसमें रोज़ बरोज़। खैर आगे बढ़ते हैं। HAL रिमझिम कुमारी जी के पास है 4,697 रुपये के दाम पर, वो होल्ड करें कि एग्जिट करें? देखिए HAL ना बहुत ज्यादा हम लोग कमेंट्री कर रहे थे जब ये लोअर लेवल्स पे था, और तब हम बोल रहे थे वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर गया। बट अब आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इनकी ऑर्डर बुक, और सुमित सर इफ आई एम करेक्ट इन द डेटा, और 17 कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड इंटरेस्ट इन द इक्विपमेंट्स जो कि एरोस्पेस और इन सब से रेगुलेटेड है। ये नई अपॉर्चुनिटी है इस वैल्यूएशन में भी, क्योंकि कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स कुछ कुछ एरियाज में टेपेड डाउन थे बट बाकी सही थे। मैं समझता हूं कि अगर आपने ये ले रखा है और आप होल्ड करने की क्षमता रखती है, मतलब अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4860 चल रहा है और 4980 5000 आए, आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर आप अगर इसको होल्ड कर सकते हैं, ये नया मल्टी बैगर, ये एक अच्छा अपसाइड के लिए अब तैयार हो रहा है, वेल पॉइज्ड है। अगर आप नेट से इसका मिड टर्म का टारगेट भी लेंगे तो ये 6400 तक जाने का दमखम रख रहा है। वेरी गुड स्टॉक, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये एक री रेटिंग कैंडिडेट बन गया है, स्टिक अराउंड कर सकते। तो फिलहाल तो आप इसके अंदर बने रहिए, और जो डेवलपमेंट्स हैं उनको नज़र रखिए। और एक और ये रचित सर, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके साथ भी है। बहुत कम लोगों ने उस समय पर बेट किया जब HAL के पास पैसे नहीं थे देने के अपने एम्प्लॉयज़ को। 600 रुपये पे शेयर था, तब कोई इसे पूछता नहीं था। उसके बाद ये शेयर जब चला, एक बोनस आया, और उसके बाद आज 4000 रुपये का शेयर है। सो इतनी बड़ी स्टोरी इसके पीछे है, लेकिन उस समय पर किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, और आज ये सबको चाहिए। जी सर सर। उस समय तो एक और बात ये हो रही थी कि गवर्नमेंट इज नॉट पोटेंट इनफ टू रन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड गवर्नमेंट शुड वॉश द हैंड्स एंड गेट आउट ऑफ दिस। यहां तक बातें आने लग गई थी कि अब कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा वही चलाएगा इसको। तो ऐसे ही मल्टी बैगर बनते हैं, जब आपको अपने बुरे दौर में उनका साथ देना पड़ता है, तब वो अच्छे दौर में आपका साथ देते हैं। एक सवाल आया है BDL के ऊपर। 2022 में खरीदारी है 75 शेयरों की, और ये अपना स्टेक और बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ एंटर किया करना चाहिए इन्हें?
सर हायर लेवल्स पे इन्होंने ले रखा है ना 2022 में, जी। बट ये 2022 रुपए गया कब सर? नहीं नहीं, शायद 2022 साल होगा इनका, मे बी। अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा ओके, मतलब आपने 2022 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर बहुत सस्ते में ले लिया होगा इन्होंने। अब अगर आप और इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाना चाह रहे हैं, देखिए बीडीएल एक और कैंडिडेट हो गया सर। और आप देखिए कि बीडीएल के ही प्रोडक्ट्स थे जो हमारे क्रॉस बॉर्डर अटैक में बहुत अच्छे से काम आए थे। रनअप दे दिया है, रनअप और भी अभी ये देगा, और ये भी एचएल की तरह एक री रेटिंग कैंडिडेट बन चुका है। बट क्योंकि आपने बहुत लोअर लेवल्स पे ले रखा है और इसने रन अप बहुत ज्यादा कर दिया है, एंड बिकॉज आई बीइंग अ कंजर्वेटिव पर्सन, आई वुड सजेस्ट अभी कुछ ना करें आप। आपको इसमें पोजीशन बनानी है, आपको मौका मिलेगा अगर मार्केट करेक्ट करेगा और ये करेक्ट करेगा। और 1425 1440 लेवल्स यहां से आप देखें, मैं आपको करीबन 300-400 रुपए के डाउन साइड की बात कर रहा हूं, वहां पे आप पोजीशन वापस से क्रिएट करिएगा। इस लेवल पे मैं आपको पोजीशन क्रिएट करने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि लोअर लेवल्स पे आपके पास है, आप उसका एडवांटेज उठाएं। एग्रेसिव अभी इसमें ना। ओके, तो अभी एग्रेसिव होने की जरूरत यहां पर नहीं है। हर्षप्रीत कौर जी का एक सवाल है अस्त्र माइक्रो को लेकर। 846 रुपए के दाम पे यहां पे खरीदारी है, डिफेंस ही डिफेंस हर तरफ, क्या किया जाए? बिल्कुल होल्ड करना है सर। एस्ट्रा माइक्रो को अभी चला ही नहीं है जिस तरीके से इसको चलना चाहिए। आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। और मेरी हंसी इसलिए आ गई कि कुछ देर पहले ही विद अ क्लाइंट आई वाज डिस्कसिंग दिस, और आप देखें अभी इसका बुलिश मूवमेंट चालू नहीं हुआ है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ चालू नहीं हुआ है, क्योंकि लोअर लेवल से तो इसने अपसाइड दे दिया है, बट नॉट टू फॉरगेट कि ये जो अपसाइड पहले भी इसने रजिस्टर किया था इन द मंथ ऑफ जून 2024, अब ये भी एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो गया है, और बहुत नियर फ्यूचर में आपको 1200 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। पोजीशन मेंटेन करें। एक बारी बाजार पे वापस नजर डालिए, एकाएक बाजार में क्या ही जबरदस्त तेजी आई है। 1000 अंक ऊपर सेंसेक्स आ गया और 350 अंक ऊपर निफ्टी आ गया। और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट कि कोई टैरिफ नहीं चार्ज करेंगे वो यूएस इंडिया के बीच में, ये बाजार को हो गया गेम चेंजर। लग रहा है नया ऑल टाइम हाई सर हो ही गया, मतलब उसके बारे में हमने बात भी करी थी। और क्योंकि सर शो चालू होने के 15-20 मिनट पहले ही वो खबर आई थी, और फिर आपने बोला था कि दायरे में है, और फिर मैंने कहा था कि ये चल भी रहा है, बट मेरे को तो ऐसा नहीं लगा था कि हजम करने में इतनी देर लगेगी। बट हाँ सर, हजम करके और अब बढ़ा रहे हैं, अब तो बढ़ाएंगे। बट इज देयर एनी अदर न्यूज दैट वी हैव मिस्ड, या उसी न्यूज पे सारा मूवमेंट? नहीं, अभी तक तो वही एक ट्रिगर है जिसके दम पे बाजार में स्पाइक आया, और स्पाइक के बाद अभी एटलीस्ट सस्टेन करा, प्लस एक्सपायरी भी है। सो आप ये मान लो कि जो बचे हुए शॉर्ट होंगे वो भी काफ़ी हद तक कटते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। एक और सवाल सुयश गुप्ता साहब का है कि क्या लंबी अवधि के निवेशक को भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पहला, और अगर हाँ तो उनके लिए स्टॉप लॉस और एक आम छोटी अवधि या मीडियम अवधि के निवेशक के लिए स्टॉप लॉस में क्या अंतर होना चाहिए? चलिए, ये आज लग रहा है सर हम ना ट्यूटोरियल पे हैं। का काम कर रहे हैं, मतलब जो मुझे पसंद है ना ज्ञान देना, वो वाला काम हो रहा है। तो चलिए सर, अब इनको ना एक छोटी सी बात मैं समझाता हूँ, लंबी अवधि और छोटी अवधि के बीच का डिफरेंस। देखिए, स्टॉप लॉस तो आपको हर जगह लगाना है। स्टॉप लॉस ना लगाने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। और स्टॉप लॉस ना लगाने के पीछे का कारण सिंपल है। जब कोई स्टॉक इतनी, जैसे जेंसॉल इंजीनियरिंग, अगर आपने लंबी अवधि के लिए भी ले रखा है, आप देखिए कहां से करेक्ट होता हुआ कहां तक आ गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो गई। और ये हमने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। हमने बहुत ऐसे एक्सीडेंट्स झेले जो आज हमारे पोर्टफोलियो में पड़े हुए, और इसीलिए हम बोलेंगे आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। अब देखिए, हम एक चार्ट खोल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वेरी इजी फॉर अस टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड। देखिए, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में ही सबने इसका एक रनअप देखा है। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जब लोअर लेवल्स पे बात होती थी, सुमित सर के शो में भी हमने बहुत बार बात करी थी, हमने एक ही चीज बोली थी, 1325 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद ये अपसाइड पे जाएगा। आप देखिए, चार्ट भी आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उस लेवल के आसपास करीबन 3 से 4 बार ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, और उसके बाद ये अपसाइड के लिए चला गया। इस चार्ट को अगर आप और देखेंगे अभी, तो आपको 1450 के आसपास इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, अगस्त 2024 एंड जून 2024 सपोर्ट दिखेगा हायर लेवल्स पे, जो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो
अब इसका आप एक कॉन्ट्रा मूवमेंट देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन द ईयर 2024 जून, अगस्त, सितंबर, इन 3 टाइम पे 1450 के सपोर्ट को लेने की कोशिश करी थी, तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस बन गया 1450 का। 1450 के स्टॉप लॉस को इसने ब्रीच किया है एट अराउंड 1 अक्टूबर, और तब इसने नीचे आना चालू किया, और नीचे आके देखिए इसने फाइनली इन द मंथ ऑफ मार्च अपना एक बॉटम बनाया था 1161 का। और वेरी फ्रेंकली उस टाइम पे भी हम लोग ये बातें कर रहे थे, बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि 1180 के नीचे मैं देख नहीं रहा था। 1180 वाज माय लेवल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल थिंग, बट इसने वहां पे क्लोजिंग दी और उसके बाद अब ये मूवमेंट कर रहा है। तो मैं ये टेक्निकल ट्रेंड के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर आपने मीडियम टर्म अप्रोच पे हायर लेवल पे 1450 का जो स्टॉप लॉस था वहां पे अगर अपना ट्रिगर करा दिया होता स्टॉप लॉस, तो आपको एक बेनिफिट मिलता कि आप लोअर लेवल्स पे, ये तो देखिए कहना बहुत ही मुश्किल है कि आप 1160 पे खरीद ले, बट हाँ 1250 पे खरीदते या ऐसे कोई लेवल पे खरीदते, तो जब आप एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग बैट लेके बैठे हुए तो आपका ऐसा स्टॉप लॉस बन सकता है। अब आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट की बैंडविड्थ जो है ना वो वाइडर हो जाता है। मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस खोजेंगे तो सेम काउंटर पे इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस आपके लिए अलग बन जाएगा, और उस स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराने से पहले आपको यह भी देखना होगा कि गवर्नमेंट में, कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में, या उस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इतना बड़ा सिक्लिकल चेंज आ गया है जिससे आपको कंपनी से एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर वो आपने और आपके टेक्निकल ग्राउंड्स मैच करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको इक्वली स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। स्टॉप लॉस सारी जगह इंपॉर्टेंट है, ये आपके कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसमें कोई भी हम इफ एंड बट नहीं रखते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके रखें।